हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, सो रिसर्च शुड फोकस ऑन प्रायोरिटी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग रिसर्च क्यों करते हैं। रिसर्च करने का हमारा मेन रीजन होता है कि किसी प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ सकें। ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए? जो प्रायोरिटी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो मेजर प्रॉब्लम उस टाइम पर हमारे सामने होती है, जिसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। तो ये होता है रिसर्च का मेन कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है, द रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक। इट एम्फसाइजेस दैट अ रिसर्चर शुड एम्प्लॉय अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर। रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक होनी चाहिए, यानी कि पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है एंड किस तरह से हम लोग इस सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या होगा। इस तरह से एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है रिसर्च। ठीक है। नेक्स्ट है, रिसर्च शुड बी लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है कि जितने भी हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक पहुंचाने में स्टेप्स लेते हैं, वो सब स्टेप्स लॉजिकल स्टेप्स होने चाहिए। यानी कि हर एक हमारे स्टेप के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को सक्सेसफुली कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द रिसर्च शुड बी रिडक्टिव। रिडक्टिव जो टर्म है, ये है रिड्यूस से रिलेटेड। ठीक है। रिडक्टिव का मतलब होता है रिड्यूस। This means that the findings of researchers should be made available to other researchers to prevent them from repeating the same research. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें रिसर्च में अपने काम को रिड्यूस करना चाहिए, अपने काम को कम करना चाहिए। अगर एक बार मैंने किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो हमें अलाउ करना चाहिए कि जो बाकी के रिसर्चर्स हैं वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सके, ताकि उन लोगों का टाइम बचे, उन लोगों की एनर्जी और मनी भी सेव हो। नेक्स्ट है, द रिसर्च शुड बी रेप्लिकेबल। दिस asserts that there should be scope to confirm the findings of previous research in a new environment and different settings with a new group of students or at a different point in time. रेप्लीकेबल का मतलब ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया, तो ये सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि अगर आने वाले 5 साल के बाद भी मैं इस सॉल्यूशन को अप्लाई करूँ सेम प्रॉब्लम पे, तो वो अप्लाई हो, वो काम वहाँ पे करे। ऐसे नहीं है कि वो सॉल्यूशन सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है। कई बार होता है ना, हम लोग किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, हम उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन निकालते हैं कि अभी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं, बाद में जो होगा देखी जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी रिसर्च में। नेक्स्ट है, अ रिसर्च शुड बी जनरेटिव। रिसर्च की हेल्प से हम लोगों को कुछ जनरेट करना है। दिस इज वन ऑफ द वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, बिकॉज आंसरिंग वन क्वेश्चन लीड्स टू जनरेटिंग मैनी अदर न्यू क्वेश्चंस। ठीक है। हमेशा जनरेटिव होनी चाहिए रिसर्च। नेक्स्ट है, द रिसर्च शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है। रिसर्च से हम लोगों को, जो भी हम लोग काम करने वाले हैं, वो एक्शन में आना चाहिए। ठीक है। रिसर्च के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्लानिंग भी करनी पड़ती है। ऐसी प्लानिंग करें ताकि जब हम उसको एक्शन में लेकर आना चाहें, तो वो 100% वर्क करे एंड हम लोगों को हमारे सॉल्यूशन तक पहुंचा दे। इन अदर वर्ड्स, इट शुड बी एम्ड एट रीचिंग अ सॉल्यूशन लीडिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स फाइंडिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलती है, और मैं आप लोगों को बता दूं, ये सभी स्टेटमेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एज इट इज स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं एंड आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। रिसर्च शुड फॉलो एन इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। दैट मीन्स रिसर्च अप्रोचेस फ्रॉम मोर देन वन डिसिप्लिन आर नीडेड। ठीक है। इतना याद रखना है कि रिसर्च हमेशा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। A research should be participatory, involving all the parties concerned from policymakers down to community members at all stages of the study. ठीक है। यानी कि कम्युनिटी के रिसर्च में जितने भी लोग हैं, वो सभी इसमें अच्छे से अगर पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी रिसर्च में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स के लिए हमें हेल्प करेंगे, तो वो रिसर्चर जो है बेस्ट
वो रिसर्च जो है वो बेस्ट रिसर्च की कैटेगरी में इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिसर्च मस्ट बी रिलेटिवली सिंपल, टाइमली एंड टाइम बाउंड, एम्प्लॉइंग अ कंपेरेटिवली सिंपल डिज़ाइन। सो रिसर्च बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से मिलना चाहिए। टाइमली का मतलब ये है कि टाइम बाउंड होना चाहिए, ये टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग एक प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे 2 दिन में सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो मैं इस पे काम करूँगी, आगे भी काम करूँगी। नहीं मिलता है तो हम किसी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की तरफ को मूव कर जाएंगे। सो ये टाइम बाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम फ्रेम आपको साथ में लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 4 to 5 मंथ्स हो गए, आप लोग एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में लगे हो, वो सॉल्यूशन मिल नहीं रहा, फिर भी आप उस पर काम करते जा रहे हो, ठीक है। सो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा रिसर्च में क्या होना चाहिए, एक टाइम बाउंड, एक टाइम फ्रेम को आपको लेकर चलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अ रिसर्च मस्ट बी एज मच कॉस्ट इफेक्टिव एज पॉसिबल। सो कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि जितना कम कॉस्ट हम लोग अपनी रिसर्च में लगाएंगे उतना हमारा रिसर्च अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि जितना पैसा लगाएंगे उतना अच्छा रिसर्च होगा। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें कितना पैसा खर्च करना है अपने रिसर्च में। Next point is the results of the research should be presented in formats most useful for administrators, decision makers, business managers और the community members. सो रिसर्च का जो भी रिजल्ट होता है वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में, कुछ ऐसे तरीके से हमें प्रेजेंट करना चाहिए ताकि वो आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर डिसीजन मेकर्स इन सब के लिए काम आए, ठीक है। कम्युनिटी मेंबर्स का मतलब ये होता है कि आने वाले समय में अगर सेम फील्ड का कोई पर्सन रिसर्च करता है एंड वो हमारी रिसर्च का रेफरेंस लेना चाहता है, हमारी रिसर्च से कुछ हेल्प लेना चाहता है, तो वो उस चीज़ को समझ सकें, इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए हमारी रिसर्च। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। सो मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का द आउटकम्स दैट यू एम टू अचीव बाय कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है, कि जो सॉल्यूशन हम लोग अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं, होता है ना, एक प्रॉब्लम में हम लेकर चलें कि इस सॉल्यूशन तक हमें पहुंचना है, ये हमारा एम है, ये हमारा टारगेट है, तो उसको आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंटेन मोर देन वन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो एक रिसर्च के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एक ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं कर सकते, बाय चांस काम नहीं कर रहे हमारे रूल्स, हमारे हाइपोथेसिस, तो दूसरे ऑब्जेक्टिव पे हम लोग फोकस करते हैं। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू ड्राइव द रिसर्च प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। सो रिसर्च के कंक्लूजन तक, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को पहले से ये समझ होनी चाहिए कि कैसे हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा कई लोग रिसर्च करते हैं, कई लोग जैसे बॉय से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी टॉपिक को लेकर के, गर्ल से क्वेश्चंस पूछेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी टॉपिक को लेकर के। तो कैसे हमें डेटा कलेक्ट करना है, कौन सी ऑडियंस को हमें फॉलो करना है, कैसे ऑडियंस को एनालाइज करना है, एंड क्या हमारी रिसर्च का कंक्लूजन होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होती है जो कि हमें पहले से पता होनी चाहिए। टिपिकली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अपीयर अर्ली इन रिसर्च प्रपोजल। तो देखो यही बात जो मैंने आपको बताई कि हमारे रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए। रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, क्या हमारा एम है। सो रिसर्च प्रपोजल जो है वो रिसर्च शुरू करने से पहले हमें सबमिट करवाना होता है। सो इसी में हम बताते हैं कि हमारे रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम लोग इसमें क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा रिसर्च में कुछ वन वर्ड ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जिसको हम लोग स्मार्ट बोलते हैं। स्मार्ट में एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम का मतलब है मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो ये टर्म्स आप लोगों को याद रखनी है। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको ये 5 स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। मान लीजिए इस तरह से देंगे, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसीलिए ये मैंने एक ट्रिक बताई है कि आप लोग किस तरह से इन ऑब्जेक्टिव्स को, वन वर्ड ऑब्जेक्टिव्स को याद रख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।